हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था 2018 का, एमएससी प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर था, उसके आंसर्स के और उसके सॉल्यूशंस के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है या जो कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 हैं। क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है आपको 100 मिलेंगे, जो डिवाइड होता है पार्ट ए और पार्ट बी में, जिसको दोनों अलग से चेक किया जाता है। ओके। और जो पार्ट ए है उसका जो मार्क्स होता है वो टाई केसेस जो होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंटली आपका पार्ट बी होता है। ठीक, तो टोटल यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 से 25 पार्ट ए के अंतर्गत आता है और फिर क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 100 तक आपका आता है पार्ट बी में। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक। इस पार्ट में हम बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बाकी के 50 क्वेश्चन आपको उसका सोल्यूशन देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था वहां पे, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे वहां से साइट से आप डाउनलोड करेंगे तो ये यहाँ पे ब्लैक आता है, पर एक्चुअली इसका यही है। मैंने नेट से ढूंढा तो यही मिला। यहाँ पे आपसे पूछा था कि जो यहाँ पे सिंबल्स हैं, ये वार्निंग सिंबल्स हैं। यूजली आपको जो केमिकल्स या साइंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे ये लेबल मिल ही जाएंगे जहाँ पे काम होता है। तो कह रहा है इनको हमें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर फॉर्म में, लेफ्ट टू राइट। तो उस हिसाब से कौन सा सही है? पहला वाला, जैसे ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं तो पहला बता रहा कि क्या पहला वाला रेडिएशन है, दूसरा बायो हैजार्ड है, तीसरा पॉइजन है और चौथा हाई वोल्टेज है, या पहला हाई वोल्टेज है, दूसरा बायो हैजार्ड है, रेडिएशन है, पॉइजन है। तो ये सब सारे सिंबल्स हमें ज़रूरी हो जाते हैं आप जब जो है हार्मफुल केमिकल के साथ या रेडिएशन वाले जोन में या हाई वोल्टेज जोन में आप काम करते हैं। तो ये सब जो सिंबल्स हैं ये जनरली यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या था इसका? यहाँ पे सबसे जो पहला वाला सिंबल है ये रेडिएशन के लिए यूज होता है। सेकेंड वाला जो है बायो हैजार्ड के लिए यूज होता है। थर्ड वाला जो यहाँ पे सिंबल है, ये वार्निंग सिंबल, हम पॉइजनस चीज़ों पे ये सिंबल लगाया जाता है। और जो लास्ट वाला है ये हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ एंजाइम कैटालिसिस इज करेक्ट? तो आप बायोकेमिस्ट्री में आप एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, उसके कैटालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है एन एंजाइम कैन चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन इज कैटालाइजेस बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दैट रिएक्शन। कह रहा है क्या एक एंजाइम जो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर देता है रिएक्शन जो वो कैटलाइज कर रहा है, या बी एन एंजाइम कैन लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इट कैटलाइजेस बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या थर्ड एन एंजाइम लोअर द फ्री एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट बट इट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन इज कैटलाइजेस, या fourth an enzyme cannot change the equilibrium position of the reaction it catalyzes but it lowers energy of activation of that reaction। तो जब आप एंजाइम के कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि एंजाइम एक्चुअली जो होता है ये चेंज नहीं करता। एंजाइम कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिएक्शन इज कैटलाइजेस। तो एंजाइम जो भी रिएक्शन कैटलाइज कर रहा होता है वहां पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक, और ये जो है ये सही है कि ये लोअर करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। तो यहाँ पे ये जो डी वाला ऑप्शन है आपका यही करेक्ट है। ओके। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो फॉर अ बायोकेमिकल रिएक्शन टू अकर एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको हमें ओवरकम करना पड़ता है। इवन इफ द रिएक्शन हैज अ स्ट्रॉन्ग निगेटिव ये आपका फ्री एनर्जी, ठीक है, फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। A substrate or reactant is first activated to form a high energy transition state। सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट या जो रिएक्टेंट है वो सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है जहाँ पे वो हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है जो रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। और जो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है उसको
एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं। जब एक रिएक्शन होता है, मान लीजिए अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होता है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है आप देखेंगे, ये जो एनर्जी होती है ये मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के द्वारा सप्लाइड होती है। लेकिन जब कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है तो वहां पे जो एंजाइम है वो पोजीशन क्या करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक ऐसे फेवरेबल रिलेटिवली ओरिएंटेशन के फॉर्म में कर देता है जो उसका ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट होता है, वहां पे एनर्जी बहुत कम लगती है। द लेटर्स बाइंड टू द एंजाइम मोर टाइटली देन द सबस्ट्रेट। तो ये जो इंटरमीडिएट बना ये एंजाइम से टाइटली बाइंड करता है, ठीक है, और उसको स्टेबलाइज करके रखता है। एंजाइम मतलब इसको स्टेबलाइज करके रखता है। एन एंजाइम कैन देयरफॉर इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एंजाइम क्या करता है, इससे जो रिएक्शन का रेट होता है वो बढ़ा देता है, जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, और लोअरिंग भी कर देता है ये जो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। लेकिन ये जो है जो इक्विलिब्रियम है रिएक्शन का उसको नहीं बिगाड़ता। मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है तो वो रिएक्टेंट बनेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन एंजाइम चेंज नहीं करते। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी। ओके, थर्ड पे आते हैं। द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एग्जांपल ऑफ। कह रहा है जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस से जिससे वाटर बनता है, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, या इंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो अगर आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जैसे वो करेंगे, पहले तो करेक्ट ऑप्शन इसका रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों हाइड्रोजन गैस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वाटर बनाता है, वो क्यों एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अगर आपको डेफिनेशन याद आ रहा हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, वहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन किसको कहते हैं, जहां पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। अब in the formation of water from a reaction of H2 gas with oxygen gas, the hydrogen is oxidized because it added oxygen ना, तभी तो आपको H2O बना to form water। Conversely क्या होता है, जो ऑक्सीजन था आपका वो रिड्यूस हुआ because it added hydrogen to form water। Thus here both oxidation and reduction simultaneously occurring, so it is a redox reaction। Okay, so C is the correct option। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Which represent a reduction reaction। यहाँ पे एक बार फिर से पूछा है कि इसमें से कौन, 4 रिएक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ABCD, यहाँ पे पूछा है कौन सा जो रिएक्शन है वो आपका रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है। तो अभी आपको पता है कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया कि जब एक एटम जो होता है ऑक्सीडाइज कब होता है, जब वो लूज करे इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूस कब होता है, जब वो गेन करे इलेक्ट्रॉन। An oxidation process is always accompanied by a reduction process। तो हमेशा आप देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होते हैं वो हमेशा साथ साथ में होते हैं। डिवाइड दीज रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स। अब जब एक ही साथ होता है तो आपको रिएक्शन को आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। हाफ जो आपका रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन, और हाफ आपका शो क्या करेगा, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जैसे है सोडियम, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे Na कन्वर्ट हो गया Na+, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Fe2+ का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3+ में, ठीक है। तो Fe3+ में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। तो अभी ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस हो गए। अगर हम एग्जांपल देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शंस का, आप देखेंगे जैसे Cl2 में प्लस हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये 2Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cu में बदल जाएगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर सी है, जो Cl2 में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और ये इसके लेने के बाद 2Cl- हो जा रहा है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। टू मेक 1 ml ऑफ 20 मिलीमोलर ATP, हाउ मच ऑफ 10 मिलीमोलर ATP स्टॉक सोल्यूशन शुड बी टेकन। कह रहा है अगर आपको 1 ml 20 मिलीमोलर ATP बनाना हो तो आप कितना 10 मिलीमोलर ATP का स्टॉक सोल्यूशन से लेंगे कि जिससे आपका ये बन जाए। देखिए 1 ml आपको अगर बनाना है तो कह रहा है आपको कुछ ना कुछ स्टॉक सोल्यूशन से लेना पड़ेगा। वो आपको 20 माइक्रोलीटर लेना है
200 माइक्रोलीटर लेना है, 2 माइक्रोलीटर लेना है या 50 माइक्रोलीटर लेना है। अब 1 ml का मतलब होता है 1000 माइक्रोलीटर। तो 1000 माइक्रोलीटर में आप कितना स्टॉक सोल्यूशन लेंगे और उसमें कितना वाटर डालेंगे, तब जिससे आपका फाइनलाइज 2 मिलीमोलर का हो जाए। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि we cannot make 1 ml of 20 millimolar ATP because our stock is less concentrate। मतलब यहाँ पे स्टॉक जो दिया है वो 10 मिलीमोलर का दिया है। जब हमारा स्टॉक ही लोअर हो तब आप उसको घोलेंगे जब वाटर में, तब तो वो और डाइल्यूट होगा ना। अगर आप देखेंगे 1 ml आपको बनाना है, मान लीजिए आप 20 माइक्रोलीटर लेते हैं ये 10 मिलीमोलर एटीपी के स्टॉक से, अब 20 माइक्रोलीटर आपने इसे डाल दिया, बाकी के जो आपके क्या होंगे 980 माइक्रोलीटर वो आपने वाटर डाला, तो वो और डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसा ही आप 200 माइक्रोलीटर लेते हैं फिर भी आपको 800 माइक्रोलीटर वाटर डालना पड़ेगा, तो वो तो और डाइल्यूट होता जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में देना चाहिए था टू मेक 1 ml ऑफ 10 मिलीमोलर एटीपी, हाउ मच ऑफ 20 मिलीमोलर एटीपी स्टॉक शुड बी टेकन। तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है उसका कंसंट्रेशन लेस है, तो ये जो है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। उल्टा दिया होता तब आप निकाल लेते आराम से, ओके, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे जब आपको पीडीएफ दूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो सेकंड पार्ट के साथ अपलोड करूंगा, तो यहाँ पे ये आपका लिंक भी दिया है, या आपके पास इस साइट पे जाइए sigmaaldrich.com पे, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप डायरेक्ट ये सारे वैल्यूज पुट करके वहाँ पे देख सकते हैं। या तो गूगल सर्च करिए सिग्मा एल्ड्रिच सोल्यूशन डायल्यूशन कैलकुलेटर, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सब कुछ दिया रहेगा, आपका स्टॉक कितना है, आपको कितना बनाना है, तो आपको कितना लेना होगा वो बता देगा। वहाँ पे आप डालेंगे तो यही बताएगा कि ये जो है आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टॉक सोल्यूशन है वो लेस कंसंट्रेटेड है। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। अब जब आप बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर और शुगर के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे मोनोसाइक्राइड और आपके डायसाइक्राइड्स हो गए, ये हेमी एसिटल होते हैं, ठीक, वहां पे रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप होता है, दे आर रीडली ऑक्सीडाइज टू डाइवर्स प्रोडक्ट, और वो जो होता है आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट में। अ प्रॉपर्टी ऑफन यूज इन देयर एनालिसिस, जो हम उनकी प्रॉपर्टी एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। सच कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हैं, माल्टोज हैं, सिलोबायोज हैं, लैक्टोज हैं, इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं, क्योंकि इनके एक एंड पे जो एटम्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। तो आप इसका एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट हेमीस्टल, अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हेमीस्टल नहीं होते, जैसे सुक्रोज हो गया, वहां पे क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, क्योंकि इनका एनोमेरिक कार्बन जो होता है, आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आप ये समझिए एनोमेरिक कार्बन से जो रिएक्टिव इनके कार्बन होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में फिक्स हो जाते हैं, और फिक्स होने के बाद उसका कोई भी एंड जो होता है रिएक्टिव नहीं रह जाता है, और इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं, शुगर कहते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया। तो सुक्रोज आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन में जो प्लांट्स होते हैं मेनली सुक्रोज का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव के मीन्स नॉन रिड्यूसिंग। तो इसमें से जो आपका एग्जांपल है वो क्या है, आपका सुक्रोज। 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्ट्रैंड वुड बी अ पार्ट ऑफ पैलिंड्रोम इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए शुगर। कह रहा है इसमें से कौन सा सिंगल स्ट्रैंड आप चूज करेंगे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक पैलिंड्रोम की तरीके से काम करेगा। अब ये आप जब बायोटेक वगैरह में या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए में पैलिंड्रोम्स रिकॉग्नाइज करते हैं, जहाँ पे वो कट करते हैं। और ये पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, जिसे आप सेम फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों से आप रीड करेंगे तो सेम ही बनता है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अगर ये दूं GAATTC, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, और उसके अपोजिट स्टैंड पे ये होगा CTTAG। अगर आप इसको यहाँ से पढ़िए, देखिए GAATTC, ये इधर से हो गया, आप उसको रिवर्स में पढ़िए GAATTC। तो ये क्या होता है, इसे हम पैलिंड्रोम करते हैं। ये सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए में जिसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर ऑप्शन में जो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दिए गए हैं, सिंगल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे, इसको आप क्या करिए, आप ऐसे सबको कन्वर्ट कर लीजिए डबल स्ट्रैंड में,
और देखिए कि क्या हम उसे किसी भी पार्ट या उसके अंदर का या तो किनारे से कहीं ना कहीं हम उसे पढ़ सकते हैं, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। तो आप देखेंगे इसे, आप जैसे पहला वाला है, पहले वाले में है, पहले में आप करेंगे तो C AA TT C है, आप इसका डबल स्टैंड बनाएंगे तो ये C करेगा कंबाइन G से, AA करेगा TT से, TT करेगा AA से, और C करेगा कंबाइन किससे, G से। तब आप इसको जब रीड करेंगे तो यहाँ से तो नहीं, पर इसके अंदर वाला AA इधर AA ये आप इसको रीड कर सकते हैं, तो इसे पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलेंगे। बाकी आप जो इन तीनों हैं आप उसको करके देखिए कॉपी में, आप कहीं से रीड नहीं कर सकते हैं। जैसे ये है CTAATC, या आप इसको उल्टा करेंगे तो GATTAC, कहीं का कोई यहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस नहीं है, ना तो ऐसे इसमें है ना तो इसमें है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका A। ओके, अगर ये जो है ये आपका ऐसे डबल स्टैंड में जाएगा तो ये पैलिंड्रोम बनेगा। ओके, 8वें पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एक्सिलरेट द इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन विथ न्यू फंक्शन। कह रहे हैं यहाँ पे 4 आपको चीजें दी हुई है। एक्सॉन शफलिंग एक होता है, इंट्रॉन एक्सिजन आपने पढ़ा होगा, होता है ट्रांसपोजल इंसर्शन आपको पता है वो होता है, सीडीएनए इंसर्शन। कह रहा है अगर आप प्रोटीन का एवोल्यूशन करना चाहते हैं या उसको जो एवोल्यूशन हो रहा है प्रोटीन का उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं जिससे कि प्रोटीन नए फंक्शंस वाले वो इवॉल्व हों, तो कौन सा इसमें से आप चूज करेंगे? एक्सॉन शफलिंग, इंट्रॉन एक्सिजन, ट्रांसपोर्ट इंसर्शन या सीडीएनए इंसर्शन। तो इसमें से सबसे जो नोन है, आप जैसे ये पेपर आप पढ़ेंगे होलैंड और ब्लेक का, उनका एक पेपर है 1987 में पब्लिश हुआ था, प्रोटीन्स एक्सॉन्स एंड मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, जर्नल था बायोसिस्टम्स। ये है उनका आपका वॉल्यूम और ये पेज नंबर है 181 से 206। उनका पेपर ही इसी पे है, वहां पे सीधे सीधे वो लिखा हुआ है द एक्सॉन शफलिंग हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड बाय गिलबर्ट एंड ब्लेक। गिलबर्ट एंड ब्लेक ने इसके एक्सॉन शफलिंग के हाइपोथेसिस को दिया था। वो सजेस्ट क्या करता है, द इनकोडमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन होती है बाय एक्सॉन, जो इनके द्वारा एक कोड होती है, दे कैन बी रिकम्बाइंड टू क्रिएट नॉवेल प्रोटीन्स। This provide an explanation for the relatively rapid evolution of proteins from a few primordial molecules। तो यही एक्सॉन शफलिंग यही है। एक्सॉन शफलिंग करके हम जो है प्रोटीन्स के एवोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, जिसके पास नए फंक्शन होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन सेल साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये थोड़ा सा इजी है, आपको यहाँ पे करना क्या था, जो आपको पता है सेल साइकिल में ग्रोथ 1 फेज होता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है, जहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है और इसके कई पार्ट हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस आता है आपका। तो इसी ऑर्डर को आपको अरेंज करना था जिस ऑर्डर में आपका सेल डिवीजन होता है। तो करेक्ट आप देखेंगे आपका कौन सा होगा, बी वाला, चौथा सबसे पहले रहेगा। मैंने आपको बोला प्रोफेज सबसे पहले होता है, तो आप देखेंगे 4 केवल इसी में है, बी ऑप्शन में। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, तो 4 1, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर आता है आपका एनाफेज, एनाफेज के बाद आता है आपका टीलोफेज और लास्ट में आता है आपका साइटोकाइनेसिस। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में आते हैं। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो आपको शायद पता भी हो कि जो मेथियोनिन और सिस्टीन होता है वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन और है, प्रोलीन और होमोसिस्टीन। प्रोलीन के बारे में आपको मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ हूँ, इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे आपको सल्फर नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे होमोसिस्टीन क्या है? होमोसिस्टीन एक्चुअली आपको एमिनो एसिड जो भी पढ़ाए जाते हैं उसमें नहीं पढ़ाए जाते। प्रोलीन इज नॉट अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सिस्टीन कैन बी, अब जो सिस्टीन होता है उसका सिंथेसिस किससे हो सकता है? सिस्टीन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम होमोसिस्टीन एंड होमोसिस्टीन इज अ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ मेथियोनिन। एक्चुअली मेथियोनिन का जब डिग्रेडेशन होता है तब उससे बनता है होमोसिस्टीन और होमोसिस्टीन से ही बनता है सिस्टीन। और क्योंकि आपको पता है ये मेथियोनिन से ही बना है, तो वहां पे केवल मेथियोनिन का मेथिल ग्रुप ही निकाला जाता है, तो वहां पे होमोसिस्टीन बन जाता है। तो मेथियोनिन में तो सल्फर पाया ही जाता है, एज वेल एज ये जो होमोसिस्टीन बनता है इसमें भी आपका सल्फर पाया जाता है। तो आपका केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें सल्फर नहीं होता है, वो है आपका प्रोलीन।
हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द नेट गेन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस पाथवे ऑफ वन ग्लूकोज कुड बी। कह रहा है नेट गेन कितना होता है, कितने एनर्जी मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है जब ग्लाइकोलिसिस का पाथवे होता है ग्लूकोज का। आपको याद रखना होगा जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वो कई सारे स्टेप में होता है, और जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, जहां पे ग्लूकोज में फर्स्टली हम तोड़ते हैं 2 पायरुवेट में, फिर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, फिर उस ऑक्सीडेशन से पायरुवेट से बनता है एसिटिल कोएंजाइम जो जाता है आपके क्रेब साइकिल में, और क्रेब साइकिल चला के वहां पे भी आपका GTP, NADH और FADH2 वहां पे निकलता है, जिसको हम फर्दर उसको कन्वर्ट करते हैं ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तब वहां पे ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो एनर्जी निकलता है इनसे वो पूछता है हर जगह। ग्लाइकोलिसिस से कितना एनर्जी निकला, किस फॉर्म में निकला, क्रेब्स साइकिल से कितना एनर्जी निकला, किस फॉर्म में निकला, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कितना एनर्जी निकला, किस फॉर्म में निकला, या O2 का इन्वॉल्वमेंट वगैरह पूछता है। जब आप ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन देखेंगे, ग्लूकोज प्लस 2PI प्लस 2ADP प्लस 2NAD+, तो वो जनरेट करता है ग्लूकोज, 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, साथ साथ में यहाँ पे 2 ATP का हमें नेट गेन होता है और 2 NADH का गेन होता है। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट? डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स। अब आपका लोअर ग्रुप से आ गया, प्लांट के लोअर ग्रुप से ब्रायोफाइट जो है आपका फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट जिसे आप बोलते हैं, कह रहा है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। दे हैव अ डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन। तो आपको पता है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो डोमिनेंटली जो होते हैं उनका गैमेटोफाइट जो होता है प्रोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट प्रोमिनेंट नहीं होता है, और इनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर। यहाँ पे आप देखेंगे जो वो रहते हैं एंथ्रिडिया वगैरह, वहाँ पे आप फ्लैजिलेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा जिससे वो वाटर में स्विम कर सकें। प्रेजेंस ऑफ नॉन लिग्निफाइड वैस्कुलर सिस्टम, कह रहा है यहाँ पे नॉन लिग्निफाइड वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे पहली बात तो वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। ओके, वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे होता है, जाइलम लाइक टिश्यू या फ्लोएम लाइक टिश्यू होते हैं। जैसे जाइलम लाइक टिश्यू को आप हाइड्रॉइड बोलते हैं और फ्लोएम लाइक टिश्यू को आप लेप्टॉइड बोलते हैं, पर वो एक्चुअली पैरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं। तो वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। वैस्कुलर सिस्टम आपको टेरिडोफाइटा से देखने को मिलता है। डी पे आते हैं, अकरेंस ऑफ गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तब ये भी एक यूनिक चीज है, आपको पढ़ाया जाता है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का रिलेशन है। टेरिडोफाइट्स में आप देखेंगे गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। पर ये जो लोअर ग्रुप है ब्रायोफाइट, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट का वो होता है फेज, वो गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट उसी पे ग्रो करता है जो कंप्लीटली या पार्शियली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है। और आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाउ मेनी माइटोटिक सेल डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2048 सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। कह रहा है अगर एक सेल से आपको 2048 सेल्स बनाने हैं तो कितने माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होंगे? 124, 2048, 11 और 22। तो जनरल फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप 2 का जो पावर है x से, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ सेल्स। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स दिया है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे x रिप्रेजेंट करता है कि मियोसिस कितनी बार होगा। मान लीजिए आप एक बार मियोसिस करते हैं, 2 का पावर आप 1 कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? 2 का पावर 1 करने से 2 मिलेगा, मतलब एक बार मियोसिस करेंगे तो 2 सेल मिलेगा, माइटोसिस करेंगे तो 2 सेल मिलेगा। जैसे 2 का पावर 2 कर दीजिए, मतलब 2 बार माइटोसिस होगा, तो आपको क्या मिलेगा? 2 दूने 4 आपको सेल मिल गए। ऐसे ही जब आप 2 का पावर आप 11 करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली 2048 सेल्स मिलेंगे। तो इससे आप ये बता सकते हैं कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है वो कितना है? 11। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अब जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फर्स्टली एक प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको पढ़ा देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली बस
जो एमिनो एसिड हैं वो एक दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं, वही आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। फर्दर प्रोटीन जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पे लोकल कन्फर्मेशंस वेरियस टाइप के बनाते हैं, जैसे आपको कॉमन पता होगा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड जो शीथ होते हैं ये प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। तो पूछ रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, क्या वहाँ पे ऑप्शन ए पे आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप के बीच में, या पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड की वजह से, या साल्ट ब्रिजेस फॉर्म होते हैं बिटवीन चार्ज साइड चेन्स ऑफ एमिनो एसिड, या डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से आता है सिस्टीन रेसिड्यू जो बनते हैं। तो एक्चुअली ये जो आप देखेंगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपने अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट का देखा होगा तो वो ये यहाँ पे ये जो ग्रुप होते हैं CO और NH ग्रुप होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के, इनके बीच के इंट्रैक्शन की वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं आपके जो अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। अगर आपको ये वो देखना हो, ये देखेंगे आप जी अल्फा हेलिक्स हो गया या बीटा प्लेटेड शीट, इसमें आप देखेंगे अल्फा हेलिक्स में एक का NaH दूसरे के कुछ लगभग 4 एमिनो एसिड या 3 एमिनो एसिड बाद के वो एमिनो एसिड से ये जुड़े रहते हैं, तो ये अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। वही एक प्राइमरी सीक्वेंस जब दूसरे उसी के फोल्डिंग पे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसका NH ग्रुप दूसरे के CO से, तब बीटा प्लेटेड शीट आपका बनता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे है आइडेंटिफाई द मिसमैच, आपको मिसमैच आइडेंटिफाई करना है। तो क्या वेसल जो होता है वेल्वेशिया में पाया जाता है, क्या मनास जो है वो टाइगर रिजर्व है, सैक्रेड ग्रुप्स आपके एक सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, या रामसर साइट जो है वो रेणुका लेक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ए पे, जो आपका वेल्वेशिया है ये मोनोटिपिक जिम्नोस्पर्म जीनस है यहाँ पे, जो कि केवल एक ही स्पीसीज है वेल्वेशिया मिराबिलिस। ये इंडेमिक है आपका नामिब डिजर्ट विद इन नमीबिया एंड अंगोला में, ये इंडेमिक है, वहाँ पे ही केवल पाया जाता है। वेल्वेशिया जो होता है ये नीटम से रिजेंबल करता है कि यहाँ पे क्या होता है वेसल पाए जाते हैं, तो आपको बोथ वेल्वेशिया नीटम यहाँ पे दोनों में आपको वेसल्स मिलेगा, इसीलिए आपका ये करेक्ट है कि हाँ भाई जो आपका वेसल्स है वो वेल्वेशिया में पाए जाते हैं। अगर मनास की हम बात करें, मनास नेशनल पार्क या मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क है, एक यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये जो है टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, असम में है। जो सैक्रेड ग्रुप्स की अगर हम बात कर लें तो सैक्रेड ग्रुप जो होता है ये एक्चुअली एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इन सिटू कंजर्वेशन का। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट फ्रैगमेंट होते हैं जिसका साइज वेरिएबल हो सकता है, और ये रिलीजियस कम्युनिटीज द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, और इसका सिग्निफिकेंट रोल भी होता है किसी रिलीजियस कम्युनिटी में जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और इन सिटू, एक सिटू का मतलब होता है जैसे आप लैब में किसी को कंजर्व करें तो वो एक सिटू होता है, और इन सिटू का मतलब होता है ऑन साइट। एक सिटू का मतलब साइट से बाहर, आप जैसे लैब। तो सैक्रेड ग्रुप क्या है, एक्चुअली फॉरेस्ट होते हैं जो किसी रिलीजियस बिलीफ के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो जो फॉरेस्ट वगैरह है या कुछ भी है प्लांट, तो वो क्या होते हैं, वो वहीं पे ऑन साइट ही उसको कंजर्व किया जाता है, ठीक। तो ये इन सिटू का एग्जाम्पल है। और रामासार अगर रेणुका लेक की बात करें तो रेणुका ये हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे, और ये एक रामसार साइट है। तो आप इसमें पूछा है मिसमैच आपको चूज करना था, तो मिसमैच क्या होगा, सैक्रेड ग्रुप इन सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि सैक्रेड ग्रुप क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ये भी मैच कराने वाला है। यहाँ पे दिया है लिस्ट ए और लिस्ट बी, कह रहा है मैच द नेम्स, या जो फीचर दिए गए हैं लिस्ट ए में और उसके फैमिली से लिस्ट बी में। पॉलिनिया आप देंगे कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मैच कराएंगे। तो इसमें आपको एस्क्लेपियाडोइडी दिया है, ये जो एस्क्लेपियाडेसी या आप कह लीजिए एपोसाइनेसी के मेंबर हैं, तो यहाँ पे आपको पॉलिनिया मिलेगा। तो यहाँ पे पहले का क्या होगा, डी, पहले का डी किस किस ऑप्शन में दिया है, ए में और सी में। दूसरा चलते हैं नीम आपको पता है नीम मिलिएसी फैमिली का है, तो सेकंड का सी आप देखेंगे तो आपको किस में मिलेगा, ए में।
और किसी में ये नहीं है कि पहला का डी हो दूसरे का सी हो। सी में दिया है पहला का डी, लेकिन इसने दूसरे का ए दिए रखा है, तो इस हिसाब से पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल रहा है। आगे चलते हैं, नाइटशेड। नाइटशेड फैमिली सोलेनेसी फैमिली को बोलते हैं। और पैरेलल वेनेशन तो आपको पता ही है, ये मोनोकॉट्स का फीचर है। मोनोकॉट्स का यहाँ पे एक फैमिली है पोएसी, तो पोएसी में आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा, मतलब चौथे का बी, तीसरे का ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। Which one of the following is incorrect in student t-test? स्टूडेंट टी टेस्ट किया जाता है स्टेटिस्टिक्स में। एक मेथड है जहाँ पे हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं अबाउट द मीन ऑफ अ स्मॉल सैंपल ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। यहाँ पे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं किसी पॉपुलेशन पे व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, जहाँ पे हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता है। और यहाँ पे जब आप ये स्टूडेंट टी टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है स्टूडेंट टी टेस्ट के लिए। इट कंपेयर्स टू मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये सही है। ये क्या कंपेयर करता है, ये दो अलग अलग ग्रुप का मीन जो होता है कंपेयर करते हैं और देखता है कि वहां पे सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस है कि नहीं है। बी, तो ये पहला तो करेक्ट है। बी पे आते हैं, इट इंडिकेट्स दैट इफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस कुड हैव हैपेंड बाय चांस। तो ये भी देखता है कि जो डिफरेंसेस आ रहा है क्या वो बाई चांस हुआ है या उसके पीछे कोई फैक्टर है, तो ये भी देखता है। सी पे आते हैं, अ लार्ज टी स्कोर इज इंडिकेटिव ऑफ हायर सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रुप्स। तो यही यहाँ पे ये जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ पे जो लार्ज अगर टी स्कोर आता है आपका, तो ये इंडिकेट करता है कि जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में हायर डिसिमिलरिटी है। ओके, हायर वैल्यूज ऑफ टी वैल्यू, जिसे हम टी स्कोर भी कहते हैं, ये इंडिकेट क्या करता है, अ लार्ज डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन द टू सैंपल सेट्स। तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना था स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में, और ऑप्शन सी जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। डी पे अगर देखेंगे, लो पी वैल्यूज इन अ टेस्ट आर गुड, तो वो अच्छे होते हैं। जो लोअर पी वैल्यूज अगर आते हैं तो ये स्टूडेंट टी टेस्ट में अच्छे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सी। सी वाला ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग। अब यहाँ पे बताता है मियोसिस होता है, आपने पढ़ा है मियोसिस में 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इसी के बेसिस पे यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में होने वाले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज को हम प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट ऐसे बोलते हैं, और मियोसिस सेकंड में होने वाले प्रोफेज मेटाफेज को हम प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड ऐसे बोलते हैं। तो कह रहा है ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो क्रॉसिंग ओवर आप कब होगा, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम पास में आएंगे, और होमोलॉगस क्रोमोसोम कहां पे आते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। ओके, इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस द रेप्लिकेटेड होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम comes together in the process called synapses and sections of the chromosomes are exchanged, जो किया है आपका क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 19, if equal number of blue, red, white and yellow flowering plants are present in a randomized growing population of 100 flowering plants in a culture room। कह रहा है एक कल्चर रूम है जहाँ पे 100 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और वहां पे उन 100 में से इक्वल नंबर के ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो फ्लावरिंग प्लांट्स रखे गए हैं। मतलब भाई ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो के इक्वल नंबर है, पूरा टोटल प्लांट 100 है, तो आप आराम से कर सकते हैं क्या है आपका 25 ब्लू है, 25 रेड है, 25 व्हाइट है, 25 येलो है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू और अ रेड फ्लावर इज अ कंप्लीट डार्क। कह रहा है अगर आप एक कंप्लीट डार्क में जाते हैं और आप कोई पौधा उठाते हैं, तो क्या चांस है कि आप ब्लू या रेड कलर का फ्लावर उठाएंगे। तो जब अगर दोनों का चांस बनता है कि आप उठा सकते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे, जैसे आप रेड का चांस कितना है, अगर आप कि वो भाई अगर आप 100 प्लांट हैं, 25/100 का चांस है कि आपके हाथ में जो लगेगा वो ब्लू फ्लावर का लगेगा। ऐसे ही 25% और चांस है कि आपको रेड फ्लावर का पौधा हाथ में लगे। तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का 25-25, तो आ जाएगा कितना 50/100। मतलब अगर आप कंप्लीट डार्कनेस में जाते हैं, कोई प्लांट उठाते हैं, तो 50% चांस है कि आपके हाथ में रेड या ब्लू कलर का ही प्लांट आएगा। बाकी का 50% क्या चांस है कि व्हाइट या येलो का भी लग सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है लिस्ट ए में केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे, और उसका प्रोडक्ट दिया गया है लिस्ट बी में
कह रहा है मैच कराइए। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला है फ्रीडल क्राफ्ट सर्कुलर रिएक्शन। यहाँ पे ये क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट सर्कुलेशन रिफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एरोमेटिक प्रोटॉन विद अ एल्किल ग्रुप। यहाँ पे एक एरोमेटिक प्रोटॉन का रिप्लेसमेंट होता है कि एल्किल ग्रुप से, ठीक। दिस इज डन थ्रू एन इलेक्ट्रोफोरेटिक अटैक ऑन द एरोमेटिक रिंग विद द हेल्प ऑफ अ कार्बोनेशन। तो पहला का आप देखेंगे ये एक्चुअली टॉलुइन इसका प्रोडक्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट सर्कुलेशन रिएक्शन का क्या है, टॉलुइन आपका प्रोडक्ट है। दूसरा कपलिंग रिएक्शन, सबसे इसमें आसान अगर मैं आपको बताऊं तो चौथा है हैबर्स प्रोसेस, आपको पता होगा हैबर प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो चौथे का बी जो है आप आराम से पहचान सकते हैं। तो इससे आपके पास हाथ में 2 ऑप्शन आ जाएंगे, बाकी के 2 गलत होंगे। इस हिसाब से आप देखिए पहला का डी या सी होता है, तो पहले का मैंने बताया आपका पहले का सी होगा टॉलुइन, तो आप बी के साथ आराम से जा सकते हैं। थर्ड का जैसे आप रीमर टीमन रिएक्शन में आएंगे, तो जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन किसे बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ जनरल टर्म फॉर अ वेराइटी ऑफ रिएक्शन वेयर 2 फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर विद द एड ऑफ मेटल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो आपका कपलिंग रिएक्शन है, मैंने आपको बोला कि ये यहाँ पे पी हाइड्रोक्सी ये जो बेंजीन बनता है इसका रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन में अगर आप आएंगे तो ये केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे आर्थो फॉर्मुलेशन होता है फिनॉल्स का। विद द सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम इसको बात करें तो फिनॉल का कंजर्वेशन सैलिसिलडिहाइड में होता है। तो ये देखिए थर्ड का क्या होगा, ए होगा, ये कि रीमर टीमर रिएक्शन में प्रोडक्ट सैलिसिलडिहाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आए, यहाँ तो मैंने बताया हैबर प्रोसेस का एग्जांपल आपका अमोनिया है ही है, तो चौथा का बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। मैच द फॉलोइंग नोबल लॉरेट्स गिवन इन द लिस्ट। कह रहा है यहाँ पे लिस्ट ए में दिया गया है जिनको नोबल प्राइज मिला हुआ है और उन्होंने क्या डिस्कवरी की है, ये लिस्ट बी में दिया गया है। इसको आपको क्या कराना है, मैच कराना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं योशिनोरी ओसुमी। इनको अगर आप देखेंगे जो है ये जापानी सेल बायोलॉजिस्ट है जिनका स्पेशलाइजेशन किसमें था, ऑटोफैजी में। द प्रोसेस दैट सेल्स यूज टू डिस्ट्रॉय एंड रिसाइकिल सेलुलर कंपोनेंट। He received the Kyoto Prize for Basic Science in 2012, the 2016 Nobel Prize in Physiology and Medicine इसी के लिए मिला था, and 2000 Breakthrough Prize in Life Science for it describes of mechanism for autophagy। तो जो ये आपके योशिनोरी हैं इनको ऑटोफैगी के लिए मिला था। तो पहला का आपका क्या होगा, डी, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में डी है। अगर सैंगर का नाम आते हैं फ्रेडरिक सैंगर, सैंगर बहुत पॉपुलर है। सैंगर को 2 चीज़ों के लिए 2 बार जो है वो मिला है नोबेल प्राइज। who twice received the recipient of the Nobel Prize for the chemistry. He was awarded the prize in 1958 for his determination of the structure of insulin molecule. इनको 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल जो एक प्रोटीन है आपका उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए नोबेल प्राइज किया था। और सेकेंड नोबेल प्राइज उन्होंने शेयर किया था पॉलबर्ग और गिलबर्ट के साथ 1980 में, क्योंकि उन्होंने बेस न्यूक्लिक एसिड्स का बेस सीक्वेंसेस पता किया था। तो सैंगर का क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ बेस सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो सेकेंड का क्या होगा, सी होगा। अगर मिचेल की आप बात करेंगे, पीटर दी मिचेल का, तो ये एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने जो उनको अवार्ड मिला 1978 में फॉर द केमिस्ट्री फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस जो होता है उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो थर्ड का आपका क्या होगा, ए। तो आप देखिए बी के साथ जा रहा है। चौथे का आप एक ही बचता है, मार्शल डब्ल्यू जो नायरनबर्ग थे, इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया था जेनेटिक कोड का, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो चौथा का सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑल टोटल। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। Which of the following is not a form of asexual reproduction? कह रहा है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखेंगे, बडिंग जो होता है, बाइनरी फिजन कॉमनली प्रोकैरियोट्स में, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अच्छा जाना माना एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस में, तो पार्थेनोजेनेसिस में आपको पता है जो गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन अगर सिंगैमी की हम बात करें, सिंगैमी का डेफिनेशन ही है, इट इज द फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स रिजल्टिंग इन अ सेल दैट हैज ट्वाइस एज मेनी क्रोमोसोम। द टू सेल्स विच आर फ्यूज टुगेदर आर कॉल्ड गैमीट। यहाँ पे जो 2 सेल फ्यूज होते हैं, सिंगैमी में गैमीट्स फ्यूज होते हैं
जो जाइगोट बनाते हैं। ओके, तो ये सिंगेमी में आपका क्या होगा, ये आपका जाइगोट बनाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, डी सिंगेमी, ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अगर हम 23 पे आते हैं, मैच द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन लिस्ट ए विद द करेक्ट प्लांट नेम। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं लिस्ट ए में, उसका आपको उसके रिस्पेक्टिव प्लांट से जिसको मैच करता है उससे मिलाना है, जो लिस्ट बी में दिया गया है। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ आपको जो कॉमनली मिलता है, एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं वो आपको बोयरहाविया में पढ़ाया जाता है। बोयरहाविया में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ आपको मिलता है। तो पहला का क्या होगा, डी, और पहला का डी आपको केवल एक ऑप्शन में मिलेगा, सी में। तो आप देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है, अगर आपको एक ही ऑप्शन आता है तो आप आराम से बता सकते हैं। सेकेंड पे आते हैं, एपिडर्मल फाइबर। एपिडर्मल फाइबर का मतलब है कोई ऐसा प्लांट जो जिसका एपिडर्मस का जो हेयर्स होते हैं वो फाइबर के तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे कॉटन है, कॉटन का जो फाइबर होता है वो एक्चुअली एपिडर्मल फाइबर होता है। फ्लोएम फाइबर की अगर हम बात करें तो लिंसीड जो होता है आपका, लाइनम क्या नाम है इसका, लाइनम उसिटैटिसिमम, ये प्लांट है आपका लिंसीड का। इसमें जो फाइबर होता है वो फ्लोएम फाइबर होता है। वही हेम्प फाइबर की अगर हम बात करें तो हेम्प फाइबर आपका कैनबिस प्लांट से हमें मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, मैच द प्लांट्स नेम प्रेजेंट इन लिस्ट ए विद द करस्पॉन्डिंग कॉमन नेम फीचर इन लिस्ट बी। यहाँ पे आपको लिस्ट ए में कह रहा है कुछ प्लांट के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट बी में उसका या तो कॉमन नेम दिया गया है या तो उसका फीचर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको उससे मैच कराना था। तो फ्यूनेरिया में आप देखेंगे, फ्यूनेरिया क्या है आपका, एक ब्रायोफाइट है। फ्यूनेरिया का फीचर क्या है, यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं। तो राइजोइड्स की वजह से ये कैरेक्टराइज है। तो पहला का डी होगा आपका। आप देखेंगे यहाँ पे एक ही ऑप्शन बी में ही है, पहला का डी। सेकंड में आते हैं इक्विसीटम। तो इक्विसीटम जो है आपका, यहाँ पे लिखा तो है जीरोफिटिक फर्न, पर इक्विसीटम एक्चुअल में जो होता है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में ग्रो कर सकता है। कुछ स्पीसीज इसके डैम्प और शेडेड प्लेसेस में ग्रो करते हैं, कुछ पॉन्ड या मार्सेस में ग्रो करते हैं, कुछ सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, या कुछ नदियों के किनारे ग्रो करते हैं, और कुछ ड्राई हैबिटेट्स में जो जीरोफिटिक बोला गया है वैसा कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जीरोफिटिक फर्न इक्विसीटम के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो वही करेक्ट भी होगा, सेकेंड का सी। साल्विनिया की बात कर ले तो साल्विनिया जो है एक एक्वेटिक फर्न है, मतलब ये वाटर में ग्रो करता है, फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न है। ओके, अगर हम बात करें डिक्सोनिया का, तो डिक्सोनिया है, ये भी एक फर्न का जीनस है जो साइथीज से बिलोंग करता है, और इसको हम कॉमनली ट्री फर्न के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, मैच द एल्गी फ्रॉम द लिस्ट ए। कह रहा है लिस्ट ए में कुछ एल्गी के नाम दिए गए हैं, और उसका लिस्ट बी में कुछ उससे प्रोडक्ट जो एक्सट्रैक्ट हम करते हैं वो दिया गया है लिस्ट बी में। आपको उससे मैच कराना है। तो आप देखेंगे डुनालिएला सेलिना जो है आपका, सबसे पहले वो हम आते हैं कैराजिनान पे आते हैं। कैराजिनान आप देखेंगे तो कैराजिनान आपका निकलता है, यहाँ पे कुछ रोडोफाइसी के मेंबर हैं। ओके, हाँ कैराजिनान ये आप देखेंगे पॉलीसैकेराइड जो होता है ट्रेडिशनली हम ऑब्टेन किससे कर आते आ रहे हैं, रेड एल्गी से, जो कि ग्रेसिलेरिया, एनीफेल्टिडा, जेलिडियम, टेरोक्लैडिएला, ये सबसे हम आराम से निकालते हैं। कॉन्ड्रस क्रिस्पस को हम इंडस्ट्री यूज करते हैं कैराजिनन के लिए, तो आप कॉमनली इसे एल्गी में पढ़ते हैं। कैराजिनान जो है हम कॉन्ड्रस क्रिस्पस से निकालते हैं। तो यहाँ पे कैराजिनान मतलब आप देखेंगे चौथा का जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। चौथा का बी आप देखेंगे केवल एक ऑप्शन में डी में ही है। और ऐसे ही ग्रेसिलेरिया की अगर हम बात करें तो ग्रेसिलेरिया जो है आपका
इससे हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले पहला देख लें, ड्यूनालिलिया सेल्युला, द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ द कैरोटीनॉइड बीटा कैरोटीन इज द माइक्रोएल्गी ड्यूनालिलिया सेल्युला। तो ड्यूनालिलिया सेल्युला से हम बीटा कैरोटीन प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें दूसरा का, माइक्रोसिस्टस पायरीफेरा का, जिसको जाइंट केल्प बोलते हैं, ये लार्जेस्ट सीवीड है एंड इट इज आल्सो नोन एज जाइंट ब्लैडर केल्प as it resembles a tall grass but it is not a plant, एल्गी है ये। इट इज रिच इन पोटेशियम, आयोडीन एंड अदर मिनरल्स। तो आयोडीन पोटेशियम हम किससे निकालते हैं, सेकेंड माइक्रोसिस्टिस पायरीफेरा से। वहीं ग्रेसिलेरिया बर्सा पैप्टोरिस आपका बचता है, ओके इससे एगार निकालते हैं हम, एगार। एगार इज कंटेन्ड इन ऑल एल्गल स्पीसीज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो ये जेलेडिएज, ग्रेसिलिएज, सेरामिएज, रोडीमेनिएज, रोडोफाइसी के मेंबर है, वहां से एगार निकलता है। तो आपके देखा आपने जो आपका ग्रेसिलेरिया है ये ग्रेसिलारिएज से बिलोंग करता है, तो इससे हम एगार प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। अब आते हैं पार्ट बी पे। देखिए क्वेश्चन 25 यहाँ पे निकल गया है, क्वेश्चन 25 तक। और ध्यान में रखिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, वहाँ पे जो स्टार्टिंग के 25 होते हैं ये टाई केसेस के लिए यूज किए जाते हैं। पार्ट बी से आपका एक्चुअल में इवैल्यूएशन होता है। पार्ट ए रखा जाता है आपका टाई केसेस के लिए। बी पे आते हैं, द मेन रोल ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। कह रहा है जो फ्रैग्मोप्लास्ट होता है जो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे बनता है, उसका मेन रोल क्या होता है, क्या वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, या स्ट्रक्चरल मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है, या सपोर्ट करता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन के लिए, या तो कोई भी नहीं। तो फ्रैग्मोप्लास्ट का अगर आप फंक्शन पढ़ेंगे जो साइटोकाइनेसिस में होता है, तो वहां पे जो सेल प्लेट बनता है, ठीक, तो ये जो होता है सपोर्ट करता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, कह रहा है फेजेस दैट शो लाइसोजेनिक साइकिल्स आर कार्ड। अब फेजेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरियोफेजेस, जो कि इस पे आपको पता है कुछ बैक्टीरिया पे वो अटैक करते हैं। उनका दो मोड का लाइफ हो सकता है, या तो लिटिक साइकिल या तो लाइसोजेनिक साइकिल। तो लिटिक साइकिल जो होते हैं बैक्टीरियोफेजेस जो फॉलो करते हैं, वो जाते हैं बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और फिर उसको लिसिस करके डायरेक्ट अपना प्रोजेनी बढ़ा के लिसिस करके निकल आते हैं। लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल वाले बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेम्परेट फेजेस होते हैं। मतलब पहले वो जाएंगे अपना डीएनए अंदर डालेंगे, उसके बाद डीएनए क्या होता है वहाँ पे बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से जाके बाइंड करके बहुत टाइम तक रहता है। वो उसके साथ रेप्लिकेशन, जब उसका क्रोमोसोम करता है तो उसका रेप्लिकेशन होता जाता है। तो ऐसे फेजेस को जो लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं उनको हम टेम्परेट फेजेस बोलते हैं। तो फेजेस दैट रेप्लिकेट ओनली वाया द लिटिक साइकिल, जो फेजेस केवल लिटिक साइकिल शो करते हैं उनको हम विरुलेंट फेजेस बोलते हैं, ठीक है, या लिटिक फेजेस भी बोलते हैं। वहीं लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है वो टेम्परेट फेजेस जो है शो करते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, द फेज डीएनए फर्स्ट इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम टू प्रोड्यूस द प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, which of the following statement about the competitive inhibition of an enzyme catalyzed reaction is correct। कह रहा है, और एंजाइम का एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है जो कंपिटिटिव इनहिबिशन आप पढ़ते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में, उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या यहाँ पे जो कंपिटिटिव इनहिबिटर होता है और सबस्ट्रेट होता है वो दोनों साथ में एंजाइम से बाइंड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कंपिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, आप देखेंगे जो इनहिबिटर होता है या जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड नहीं कर सकता है एंजाइम से एक साथ। बी पे आते हैं, द वी मैक्स एंड के एम, जिसको माइकेलिस कांस्टेंट आप बोलते हैं, फॉर अ रिएक्शन आर अनचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंपिटिटिव इनहिबिटर। ये भी इनकरेक्ट है आपका। जब वी मैक्स और के एम जो होते हैं वो चेंज होते हैं कंपिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में। सी पे आते हैं, द वी मैक्स फॉर अ रिएक्शन रिमेन अनचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंपिटिटिव इनहिबिटर। तो आप देखेंगे जब कंपिटिटिव इनहिबिटर आता है तो जो वी मैक्स होता है रिएक्शन का वो अनचेंज रहता है, लेकिन फर्क पड़ता है आपका किस पे, के एम पे। लेकिन डी पे आप आएंगे तो दिया है के एम फॉर अ रिएक्शन रिमेन अनचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंपिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे केएम पे असर पड़ता है, आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। कंपिटिटिव इनहिबिटर जो होता है उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है सबस्ट्रेट के, और वो compete करते हैं किससे, सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए एंजाइम्स की। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका ए वाला गलत है। वो साइमल्टेनियसली बाइंड नहीं करते, वो compete करते हैं। जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है वहीं पे वो भी बाइंड करता है।
और जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो रिवर्सिबली बाइंड करता है एक्टिव साइट से। इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन एट इनफाइनाइट सबस्ट्रेट concentration since the substrate will win in the competition to bind the enzyme active site। कह रहा अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तब ये जो होता है ज़्यादा असर नहीं डाल पाता। Consequently, a competitive inhibitor and substrate cannot bind simultaneously to enzyme। A comparison of the double reciprocal plot जब आप बनाते हैं इस एंजाइम का रिएक्शन का विद एंड विदाउट competitive inhibitor, वो क्या शो करता है कि जो Vmax होता है इसका, इस वेलोसिटी जो होता है रिएक्शन का, वो अनचेंज रहता है। कंपिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में जो Vmax है वो चेंज नहीं होगा। तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। लेकिन डी का अगर देख लेते हैं, जो Km है, माइकलिस कांस्टेंट आप जिसको बोल रहे हैं, ये इंक्रीज होता है। कंपिटिटिव इनहिबिटर रहेगा तो क्या होता है, Km इंक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज द एफिनिटी दैट एंजाइम हैज फॉर इट्स सबस्ट्रेट इज रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंपिटिटिव इनहिबिटर। और ये Km बढ़ता क्यों है, क्योंकि जो आपका एंजाइम है उसकी एफिनिटी जो होता है सबस्ट्रेट से वो रिड्यूस हो जाती है। तो Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा वहाँ पे देना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सी, यही करेक्ट है। 29 पे आते हैं। इन प्लांट्स द मेजर साइट फॉर डी नोवो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। कह रहा है प्लांट्स में डी नोवो बायोसिंथेसिस जो होता है फैटी एसिड्स का वो क्या है, कौन सा साइट कहाँ पे होता है, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, या आपका ग्लायोक्सिसोम में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ए। जो प्लांट्स में मेजर साइट होता है डी नोवो बायोसिंथेसिस जो फैटी एसिड्स का होता है वो प्लास्टिड में होता है। वहीं आप देखेंगे एनिमल में कहाँ पे होता है, साइटोजोल में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज प्रिकर्सर्स ऑफ पोरफायरिन फॉर्मेशन। आपको पता है पोरफायरिन बनते हैं वहां पे। पोरफायरिन के फॉर्मेशन में कह रहा है कौन सा जो है प्रिकर्सर की तरीके से वो नहीं होता है। पोरफायरिन रिंग वगैरह आप पढ़े होंगे वहाँ पे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। तो जो पोरफायरिन रिंग बनता है तो इसको पोरफायरिन जो पोरफायरिन को बनाता है वो कुछ एमिनो एसिड होते हैं या उनके प्रिकर्सर्स होते हैं। तो वो प्रिकर्सर्स कौन है पूछ रहा है। हिस्टीडीन प्रोलीन से बनता है पोरफायरिन, सक्सिनिल कोएंजाइम और ग्लाइसिन से बनता है, टायरोसिन या ग्लूटामिक एसिड से बनता है, या ऑक्सैलोएस्टेट एंड एसिटिल कोएंजाइम में। तो यहाँ पे दो प्रिकर्सर हैं, ओनली टू प्रिकर्सर्स, ग्लाइसिन और जो सक्सिनेट होता है यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम में, ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं जिससे कि पोरफायरिन मॉलिक्यूल बने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी, सक्सिनिल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। Which of the following microorganism leach metals out of rock ores and can accumulate silver? कह रहे हैं इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेटल्स को लीच करा देता है रॉक ओर्स से और सिल्वर भी एक्यूमुलेट कर सकता है। स्यूडोमोनास एरेंजिनोसा, स्यूडोमोनास प्यूटिदा, थायोबैसिलस फेरिडोक्सिन्स या जूग्लिया रेमिजेरा। तो ये एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से है, ओके, या माइक्रोबियल इकोलॉजी से है, आप पढ़ेंगे उसमें। तो ये एक्चुअली जो ये लीचिंग हो रहा है ये आता है आपका बायो लीचिंग में। बायो लीचिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स थ्रू द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे बायो लीचिंग कहते हैं। दिस इज मच क्लीनर देन द ट्रेडिशनल हीप लीचिंग यूजिंग साइनाइड। बायो लीचिंग is one of the several applications within biohydrometallurgy and several methods are used to recover copper, zinc, lead, arsenic, antimony, nickel, molybdenum, gold, silver and cobalt. Bioleaching can involve numerous ferrous ions and sulfur oxidizing aging bacteria। तो बायोलीचिंग में मैंने आपको बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, तो वो किसका किसका यूज होता है। तो यहाँ पे एस्टोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस है जिसको पहले थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस के नाम से जाना जाता था, उसका यूज होता है। और एसिडोथायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस है जिसको हम पहले थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस जानते थे। तो यहाँ पे आप देंगे इन दोनों में से एक है आपका थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस है आपका बी। तो इसका हम यूज, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी होती है बायोलीचिंग करने का, तो हम इसी का यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। 32 पे आते हैं। अ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल वेराइटी। कह रहा है जेनेटिकली जो डिस्ट्रिक्ट हो, जियोग्राफिकल वेराइटी मतलब अलग अलग लोकेशन पे ग्रो करता हो, पर वो हो एक ही स्पीसीज के अंदर का या एक ही स्पीसीज हो, विच इज जीनोटिपिकली अडॉप्टेड टू द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन कॉल्ड। कह रहा है एक ही स्पीसीज जब अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं पर उनका कुछ जो जेनेटिकली वो डिफर करते हैं लेकिन होते हैं एक ही स्पीसीज, वो इनमें से क्या होते हैं, इकोलॉजिकल स्पीसीज,
इकोटाइप्स, इकोफीन्स या सब स्पीसीज। तो ये एक्चुअली एग्जांपल है इकोटाइप्स का। इकोटाइप जो होते हैं, जिन्हें इको स्पीसीज भी बोला जाता है, ये जेनेटिकली डिस्टेंस जियोग्राफिकल वेराइटी होते हैं, पॉपुलेशन या रेसेस होते हैं एक ही स्पीसीज का, विच इज जीनोटिपिकली अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। तो उनका थोड़ा थोड़ा जीनोटाइप अलग होता है और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो ग्रो करते हैं। 33 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज करेक्ट। कह रहा है जो फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है, उसका मैकेनिज्म होता है, उसके लिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कि यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में जो होता है एक्टिव डोनर होता है 2 कार्बन्स का, या मैनुअल कोएंजाइम होता है एक्टिव डोनर 2 कार्बन का फैटी एसिड सिंथेसिस में, या फैटी एसिड सिंथेसिस ये जो होता है ये रिवर्स होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का, या कोएंजाइम इज द एसिल ग्रुप कैरियर ऑफ इंटरमीडिएट्स इन फैटी एसिड सिंथेसिस। तो कह रहा है एक्सप्लेनेशन आप देंगे, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी, मैनुअल कोएंजाइम इज द एक्टिव डोनर ऑफ 2 कार्बन एटम इन फैटी एसिड सिंथेसिस। द फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, एसिटिल कोएंजाइम का कार्बोक्सिलेशन होता है जो कन्वर्ट करता है इसको मैनुअल कोएंजाइम में विदाउट CO2 एंड ATP by the enzyme acetyl coenzyme में carboxylase that uses biotin as a prosthetic group। कभी कभी ये भी पूछता है कि बायोटिन क्या होता है इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो अब यहाँ पे जो मैनुअल कोएंजाइम बना ये एक्टिव डोनर होता है जो 2 कार्बन एटम्स की बात कर रहे थे फैटी एसिड सिंथेसिस में। द एसिड ग्रुप कैरियर ऑफ द इंटरमीडिएट इन फैटी एसिड सिंथेसिस हियर नॉट कोएंजाइम बट अ प्रोटीन कॉल्ड ACP और एसिड कैरियर प्रोटीन टू विच द ग्रोइंग फैटी एसिड चेन इज अटैच्ड। ACP, like coenzyme A, contains the group 4 phosphopantothene that form a thiol with the acyl group. The enzyme that synthesizes fatty acid is a large multifunctional common mammals। तो ये सब एंजाइम का प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपका कि जो 2 कार्बन है वो कौन सा देता है, तो क्या देता है, मैनुअल कोएंजाइम है जो बनता है एसिटिल कोएंजाइम के कार्बोक्सिलेशन से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। आते हैं हम 34 पे, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोफिल्म। बायोफिल्म बनता है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल बायोफिल्म का नहीं है। बैक्टीरियल कॉलोनी जो एगार के सरफेस पे ग्रो करता है, या ह्यूमन माइक्रोबायोम हमारे जो इंटेस्टाइन वगैरह में बैक्टीरिया हैं वो बायोफिल्म बना के नहीं रहते, या टॉयलेट बाउल स्कम में जो होता है वो बायोफिल्म नहीं होता, या डेंटल प्लेग बायोफिल्म नहीं होता। तो अगर आप देखें जो दांत में आपके प्लेक बनते हैं वो बायोफिल्म का एग्जांपल है। पहली बात तो बायोफिल्म का देख लीजिए, बायोफिल्म कंप्राइजेस एनी सिंट्रॉफिक कंसोर्टियम, जो उनका ट्रॉफिक लेवल एक ही हो, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच सेल्स स्टिक टुगेदर एंड ऑफन आल्सो टू अ सरफेस। खुद से वो चिपकते हैं, सरफेस से भी चिपकते हैं। दीज एडहेरेंट सेल जो होते हैं बिकम एम्बेडेड विद इन अ स्लाइमली एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, में वो एम्बेडेड रहते हैं जो कि एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। द सेल्स विद इन द बायोफिल्म प्रोड्यूस द एपीसीएस कंपोनेंट, और ये एपीसीएस कंपोनेंट जो होते हैं वही सेल से प्रोड्यूस करते हैं खुद से, विच आर टिपिकली अ पॉलीमेरिक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड एंड डीएनए, इन सब का मिक्सचर होता है। बिकॉज दे हैव अ 3-dimensional स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी लाइफस्टाइल फॉर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे हैव बीन मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज सिटीज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो आपका डेंटल प्लेक हो गया, टॉयलेट बाउल हो गया, स्कम, ये बायोफिल्म के एग्जाम्पल हैं। और रिसेंटली हमें ये भी पता चला है कि पहले हम समझते थे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी में गट माइक्रोबायोटा है वो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन या प्लैंक्टोनिक फॉर्म में होते हैं, पर अभी पता चला कि वो भी बायोफिल्म के फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे केवल एक ही चीज़ है, जो आपका बैक्टीरियल कॉलोनी जो आपका एगार सरफेस पे ग्रो करता है, यही आपका बायोफिल्म का एग्जाम्पल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। 35 पे आते हैं, द apparatus यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड। कौन सा apparatus हम यूज करते हैं ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। जो आपका पोटोमीटर है, पोटोमीटर जिसको हम ट्रांसपायरोमीटर भी कहते हैं, इससे हम रेट जो होता है ट्रांसपिरेशन का वो हम पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट मीन्स दैट अनदर कैन नॉट हैपन देन द इवेंट्स आर। ये आपका बायो स्टेटिस्टिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है अगर कोई इवेंट हो रहा है और इसकी वजह से दूसरा इवेंट नहीं हो रहा है, इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट मीन्स दैट अनदर कैन नॉट हैपन, मतलब कोई इवेंट हो रहा है
और उसकी वजह से दूसरा इवेंट नहीं होता है, जैसे आपने कोई सिक्का जो है टॉस कराया, हेड आ गया, हेड की वजह से टेल नहीं आया, या तो टेल आया, टेल की वजह से हेड नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो दोनों इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एम्पिरिकल है या म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो एक्चुअली ये एग्जांपल है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, मतलब यहाँ पे दो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं इफ दे कैन नॉट अगर टुगेदर, मतलब वो साथ साथ में है और एक्सक्लूसिव है, दोनों साथ में नहीं आएंगे, एक आएगा तो एक नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। रेसिस्टेंस जीन फाउंड इन कॉमनली यूज क्लोनिंग वेक्टर PBR 322R। क्या जो रेसिस्टेंस जीन हम एक क्लोनिंग वेक्टर है PBR 3222 वो कॉमनली यूज हम करते हैं एज अ प्लाज्मिक क्लोनिंग वेक्टर इकोलाई के लिए, और यहाँ पे कौन सा जो होता है रेसिस्टेंस जीन होता है। तो अगर आप पढ़ेंगे PBR 3222 के बारे में, ये जो क्लोनिंग वेक्टर है आपका, ये एक डबल स्टैंडर्ड सर्कल होता है प्लाज्मिड, और यहाँ पे जो जीन्स होते हैं रेसिस्टेंस के लिए वो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका बी। 38 पे आते हैं। पूछा है स्ट्राइगा जो है, स्ट्राइगा एक प्लांट है, पूछा है स्ट्राइगा क्या है, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है, कंप्लीट रूट पैरासाइट है, पार्शियल रूट पैरासाइट है या पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। तो ब्रॉडली आप जो पैरासाइट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक टोटल पैरासाइट और एक सेमी पैरासाइट है जिसे पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं। अब टोटल पैरासाइट जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, इसलिए वो जो अपना फूड होता है वो होस्ट ही से लेते हैं। अब ये जो होता है टोटल पैरासाइट, ये या तो स्टेम पैरासाइट होते हैं अगर स्टेम से अटैच हो, और रूट पैरासाइट हो सकते हैं अगर होस्ट प्लांट के रूट से अटैच हो। अब टोटल स्टेम पैरासाइट का मैंने आपको बोला, इस एग्जांपल से कसकुटा है, ये टोटली डिपेंडेंट रहता है प्लांट पे ही और स्टेम से अटैच रहता है। ऐसे टोटल रूट पैरासाइट्स होते हैं, टोटल रूट पैरासाइट आपको मिलेंगे ओरोबैंकेसी फैमिली में, रेफ्लेशिएसी, बेलनोफोरेसी में मिलते हैं। जैसे जीनस अगर एग्जांपल मैं दूं ओरोबैंके, रेफ्लेशिया, बेलनोफोरा, ये कुछ कॉमन रूट पैरासाइट्स हैं, टोटल रूट पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये तो टोटल पैरासाइट्स हो गए, जो टोटल स्टेम पैरासाइट कसकुटा, टोटल रूट पैरासाइट ओरोबैंकी, रेफ्लेशिया वगैरह हो गया। अगर सेमी पैरासाइट्स की बात करते हैं जो पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं, पार्शियल जो पैरासाइट्स होते हैं, these plants have chlorophyll and therefore synthesize their organic food themselves, but they fulfill their mineral and water requirement from their host plant। ये भी दो टाइप के होते हैं, स्टेम पैरासाइट, रूट पैरासाइट, अटैचमेंट के बेसिस पे। फिर तो अब अगर स्टेम पैरासाइट्स की हम बात करें, पार्शियल स्टेम पैरासाइट का, तो इससे एग्जांपल विस्कम हो गया और लोरेंथस भी होता है, ठीक। और अगर पार्शियल वुड पैरासाइट की बात करें तो इसका एग्जांपल है सैंडलम एल्बम, जो सैंडलवुड ट्री होता है चंदन का, वो इसका एग्जांपल है। स्ट्राइगा भी एग्जांपल है जो शुगर केन के रूट पे रहता है, और थीसियम भी एग्जांपल है जो ग्रासेस के रूट्स पे होता है। तो ये पार्शियल रूट पैरासाइट के एग्जांपल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्ट्रेगा क्या है, तो मैंने आपको बताया क्या स्ट्रेगा है आपका, ये देखिए पार्शियल रूट पैरासाइट में आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। If the respiration rate is higher than the rate of photosynthesis, the plant will। अगर respiration rate higher रहता है प्लांट्स का उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, तो प्लांट में क्या होगा आपको पता है, जो प्लांट जो होता है अपना भोजन खुद से बनाते हैं, वो किसी दूसरे से अपना भोजन नहीं लेते हैं, मीन्स वो टोटली अपने फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटी पे डिपेंड रहते हैं। तो अगर उनमें रेस्पिरेशन रेट जो होता है ज़्यादा रहेगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम रहेगा, तो धीरे धीरे वो अपना पूरा खाना यूटिलाइज कर जाएंगे। और पूछ रहा है फिर क्या होगा, they die of starvation, grow healthier due to more energy, not exhibit any change, become thin and fall। तो बी और सी तो पक्का नहीं होगा, ऑप्शन आपका आता है डाई ऑफ स्टार्वेशन या बिकम थिन एंड फॉल। तो क्या होंगे ऐसे जो प्लांट होंगे, वो थिन तो नहीं होंगे, वो डाई ऑफ स्टार्वेशन, ठीक है, भूख की वजह से वो क्या होगा, डाई कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग मियोसिस इज फॉर्म इन सब स्टेज। एक बार फिर से मियोसिस से क्वेश्चन आया है कि जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है मियोसिस में, वो किस सब स्टेज में बनता है। अब वहाँ पे मैंने आपको बताया था, अभी एक क्वेश्चन आया था प्रोफेस फर्स्ट से, तो प्रोफेस फर्स्ट में आप देखेंगे वो भी सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। उसमें आपका ये पैकेटीन, लेप्टोप्टीन, जाइगोटीन, डिप्लोप्टीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे सब स्टेजेस हैं प्रोफेस फर्स्ट का। अब क्रॉसिंग ओवर भी एक में होता है, एक में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये जाइगोटीन स्टेज में ही बन जाता है, ठीक।
लेकिन जो आप एक और चीज़ है, क्रॉसिंग ओवर भी पूछता है किस सब स्टेज में होता है, तो पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, तो जाइगोटीन के बाद आता है पैकिटीन। तो जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और पैकिटीन जो होता है कैरेक्टराइज होता है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट। तो 40 का क्या होगा, सी, जाइगोटीन। 41 पे आते हैं, इन द मॉर्निंग। कह रहा है मॉर्निंग में अगर आप फ्रेश वेट लेते हैं प्लांट का, वो ज़्यादा रहेगा अगर आप इवनिंग में फ्रेश वेट लेते हैं उस प्लांट का। ऐसा क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है लाइट में, नाइट में, इसीलिए आपको सुबह जो है फ्रेश वेट ज़्यादा मिलेगा। या रेस्पिरेशन रेट इज लेस इन नाइट, प्लांट्स ट्रांसपायर मोर इन नाइट, या प्लांट्स ट्रांसपायर लेस इन नाइट। तो ऐसा इसलिए होता है, सुबह के टाइम पे आप देखेंगे प्लांट जो होता है दिन भर फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, जब लाइट प्रेजेंट रहता है ऐसे में उसका स्टोमेटा खुला रहता है, स्टोमेटा में से गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, और इसी टाइम पे वो ट्रांसपायर भी करता रहता है। ट्रांसपिरेशन में उसका वाटर कंटेंट लूज होता जाता है। तो इसीलिए जब आप फ्रेश वेट लेते हैं सुबह, तो क्योंकि रात से तो उसमें ट्रांसपिरेशन हुआ नहीं है ज़्यादा, तो उसमें वाटर कंटेंट एनफ अमाउंट में रहता है, क्योंकि रूट अपना एब्जॉर्प्शन का काम करता रहता है, तो आपको फ्रेश वेट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। वहीं आप इवनिंग में लेते हैं तो इवनिंग में आपको पता है पूरे दिन प्लांट ने फोटोसिंथेसाइज किया है, गैसेस एक्सचेंज हुआ है, स्टोमेटा खुला है, तो ट्रांसपायर ज़्यादा करेगा, और ऐसे में उसका वाटर कंटेंट लॉस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऐसा डिफरेंस हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो रात में कम ट्रांसपिरेशन करते हैं, इसीलिए सुबह हमें फ्रेश वेट ज़्यादा मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कह रहा है जॉर्ज बीटल थे और टॉटम थे, जो इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1958 में। उन्होंने क्या दिखाया? इंटरेक्शन ऑफ जीन्स इन बायोकेमिकल पाथवे इन हैप्लॉइड फंगस न्यूरोस्पोरा। इन देयर स्टडी दे आइसोलेटेड म्यूटेंट्स दैट वर अफेक्टेड इन द सिंथेसिस ऑफ। अब इन्होंने दिखाया कि इंटरेक्शन कैसे होता है जीन्स का बायोकेमिकल पाथवेज में, न्यूरोस्पोरा पे इनका रिसर्च था। इन्होंने पूछा है इन स्टडी में किसका म्यूटेंट लिया, अर्जिनिन का, ल्यूसीन का, फेरेलिन का, या ट्रिप्टोफान का। तो ये जो बीडल एंड टॉटम थे, इन्होंने जो न्यूरोस्पोरा था वहाँ पे आप देखेंगे, अगर इनके एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो जो क्लैरिफिकेशन है कि एक्चुअल जीन फंक्शन कैसे करते हैं, ये इन्हीं का बीडल न्यूरोस्पोरा पे एक्सपेरिमेंट था। इसी की वजह से आज इनको दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने क्या किया? न्यूरोस्पोरा के म्यूटेंट्स को एनालाइज किया जिसका हैप्लॉइड जीनोम होता है। सबसे पहले इन्होंने न्यूरोस्पोरा को इरेडिएट किया जिससे उनमें म्यूटेशन आया, और ये जो म्यूटेंट्स थे ये ऑक्सोट्रॉफ थे, मतलब उन्होंने डिटेक्ट किया कि वहाँ पे न्यूमरस ऑक्सोट्रॉफ बन गए। ऑक्सोट्रॉफ हम बोलते हैं ऐसे स्ट्रेन को जो कैन नॉट ग्रो मिनिमल मीडिया अनलेस द मीडियम इज सप्लीमेंटेड विद वन और मोर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। मिनिमल मीडिया होता है जिसपे कोई भी मिनिमम अमाउंट का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और ऑक्सोट्रॉफ जो होते हैं फिर वो मिनिमल मीडिया पे नहीं ग्रो करते, उनको 1 या 2 न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और ये जो म्यूटेंट हुआ था, जो रेडिएशन के बाद न्यूरोस्पोरा के म्यूटेंट्स बने, वो जो होता है क्या थे, ये जो आपका यहाँ पे अर्जिनिन है, ठीक, ईच हैव वन क्रॉस विद वाइड वन सेट ऑफ म्यूटेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अर्जिनिन। ये तो ये देखिए वहाँ पे लिखा था जो उनका एक्सपेरिमेंट है कि वन सेट ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन रिक्वायर्ड अर्जिनिन टू ग्रो इन ऑन मिनिमल मीडिया। तो एक्चुअली इनका अर्जिनिन का जो जीन था वहाँ पे म्यूटेशन हो गया था न्यूरोस्पोरा का, इसलिए उसको मिनिमल मीडिया में अर्जिनिन चाहिए था। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। 43 पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड इंडिविजुअल विथ अ जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। अब इसका टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस का मतलब है जब हम रेसेसिव पेरेंट से इसका वो करें, टेस्ट क्रॉस कराएं किसी से, इंडिविजुअल से, रेसेसिव जीनोटाइप वाले से। अब कह रहा है मान लीजिए जो इसका लोकाई है वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो रहा है, मतलब लिंक नहीं है ये सारे जीन्स। तो कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो ये सीधा सा आंसर है। यहाँ पे आप कैसे देंगे? आपके पास है क्या है 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप देखिए कितने कैसे क्रॉस होगा। देखिए इसको हमें, इस इंडिविजुअल को हमें क्रॉस कराना है रेसेसिव जीनोटाइप वाले पेरेंट से। तो यहाँ पे रेसेसिव जीनो वाले टाइप के पेरेंट है, लेकिन इससे कितने गैमीट फॉर्म हो सकते हैं? जैसे
ए आ सकता है, कैपिटल ए इधर से, कैपिटल बी आ सकता है इधर से, कैपिटल सी या स्मॉल सी आ सकता है, तो गैमीट अलग अलग होंगे। आपको पता है होमोलॉगस पेयरिंग होती है, तो इसमें से मान लीजिए कैपिटल डी ही आएगा, लेकिन इसमें से दोनों आ सकता है, मतलब एक आएगा इसमें से, या तो बड़ा वाला आएगा या तो छोटा वाला आएगा, इसमें से भी या तो बड़ा वाला। तो ऐसे में हमें पॉसिबिलिटी देखनी होगी कि गैमीट्स कितने टाइप के इसमें से बन सकते हैं। तो हमेशा से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो गैमीट निकालने का एक सीधा सा तरीका है कि आप लिखिए, से ए ही आएगा तो ए लिख लीजिए, बी से बी ही आएगा तो बी लिख लीजिए। अब आया कि कैपिटल सी भी हो सकता है गैमीट में, या तो स्मॉल सी हो सकता है, तो आप ऐसे दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक में लिखिए कैपिटल सी, एक में स्मॉल सी। अब हम तीसरे पे चलेंगे, डी, डी ही एक है तो दोनों में हम डी लगा देते हैं फोर्थ पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन बी, थर्ड पोजीशन कैपिटल सी रह सकता है या स्मॉल सी, फोर्थ पोजीशन पे हमारा डी ही रहेगा, तो दोनों में हमने डी लगा लिया। इधर बाइफर्केशन नहीं होगा क्योंकि एक ही है हमारे पास डी। अगर डी कैपिटल डी स्मॉल डी होता तब बाइफर्केशन कर देते हैं हम कि सी कैपिटल डी के साथ भी मिल सकता है या तो स्मॉल डी के साथ, और ये स्मॉल सी कैपिटल डी के साथ भी मिल सकता है या तो कैपिटल स्मॉल सी डी के साथ। लेकिन यहाँ पे एक ही है तो हम दोनों को डी से कराया। अब हमारे पास ई के दो फॉर्म है, तो ये जो कैपिटल डी है जो इधर से बी के बाद कैपिटल सी लगा है, ये फिर डी से करेगा, इसके बाद इसके पास दो ऑप्शन है, फिर बाइफर्केट कर देंगे। और फिर कैपिटल ई का है, अब मान लीजिए कैपिटल डी या कैपिटल ई रहता है तो इसके पास दो चांसेस है, या तो इसके साथ लगे या तो इसके साथ, और जिसमें स्मॉल ई है इसके पास भी दो चांस हैं। ऐसे इधर भी ये जो स्मॉल सी वाला क्लेट चला आ रहा है इसमें भी, तो आप ऑल टोटल देखेंगे, इसको जोड़ लिए, ए बी, एक कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ, एक गैमीट ये हो गया इससे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी और कैपिटल ई रहे लेकिन एफ वाला स्मॉल आ जाए तो ये मिल जाएगा। ऐसे ऐसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 गैमीट मिलेंगे, और जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो ये जो प्रोजनी बनेगी आप देंगे 8 आपको मिलेगा। पूछा है ये वाला आपको कितना मिलेगा, जिसमें ये रहे सारे के सारे जीन जो है यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहे, तो आप देखेंगे अगर आप सारा क्रॉस करा के देखेंगे, ये देखिए केवल एक में कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल, एक 8 में से केवल एक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका स्मॉल सी। इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे सॉल्व कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ड्रोसोफिला विरिलिस कह रहा है, मान लीजिए एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ये, जहाँ पे 6 पेयर क्रोमोसोम है, मतलब टोटल 12 क्रोमोसोम है। जब वो पेयर करेंगे तो 6 के पेयरिंग में पेयर करेंगे, आपको पता है मियोसिस में होमोलॉगस पेयरिंग होती है, तो 6 पेयर बन जाएंगे। कह रहा है अब आपको बताना है कितने क्रोमैटिड रहेंगे और कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे मेटाफेज सेकेंड के मियोसिस में। अब देखिए यहाँ पे 6 पेयर क्रोमोसोम है, तो मेटाफेज में आपको पता है जो आप 12 क्रोमोसोम है, ये एक मेटाफेज फर्स्ट में एक पेड़ पे आ जाएंगे, 6 इधर, 6 लेफ्ट, 6 राइट साइड। उसके बाद आपको पता है मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो जो मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनेगा, एक में 6 क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे में 6 क्रोमोसोम चला जाएगा। अगर आप 12 क्रोमोसोम में, क्योंकि उसका कॉपी हुआ रहता है एस फेज में, 12 क्रोमोसोम में अगर आप क्रोमैटिड बताएंगे कितना रहेगा, 12 क्रोमोसोम में 24 क्रोमैटिड रहते हैं। तो ऐसे ही जब मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, एक 6 क्रोमोसोम वाला सेल बन जाएगा, दूसरा भी 6 क्रोमोसोम वाला सेल बन जाएगा। जब 6 क्रोमोसोम हो गया तो उसमें कितना रहेगा क्रोमैटिड, 12 हो जाएंगे। क्रोमोसोम 6 ही रहेंगे, क्रोमैटिड 12 रह गए। अब जब मेटाफेज सेकेंड होगा, मेटाफेज सेकेंड में आपको पता है जब वो बनेगा, मेटाफेज सेकेंड में यही जो है अलाइन हो जाएंगे, तब उस समय आपको कितना क्रोमोसोम और क्रोमैटिड दिखेगा, क्योंकि यही तो जाके वहां पे अलाइन हो रहे हैं। तो आपके वहां पर कितना दिखेंगे, 6 क्रोमोसोम है मेटाफेज सेकेंड में, तो 6 क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया आपका, 6 क्रोमोसोम का मतलब 12 क्रोमैटिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका बी। ओके, a diploid organism with 6 pair of chromosome, 12 chromosome altogether, the number of chromatids and chromosome that are present in metaphase first में कितना होगा, 24 आपके रहेंगे क्या क्रोमैटिड और 12 क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली, whereas in metaphase second meiosis this will be 12 and 6 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये अलग हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, कह रहा है कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए रिप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए प्रोकैरियोट्स में।
तो यहाँ पे पॉलीमरेज डायरेक्ट नहीं आता अगर आपको पता हो प्रोकैरियोट में, क्योंकि वहाँ पे एक कुछ चाहिए उसको, डीएनए पॉलीमरेजेस डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आरएनए का प्राइमर चाहिए होता है। तो वहाँ पे प्राइमेज एंजाइम आता है जो एक आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है, जो इनिशिएट करता है डीएनए की, जिससे इनिशिएट करता है फिर आके डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, प्राइमेज। 46 पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस, कह रहा है पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस में से कौन है जो ट्रांसलेशन के बाद होता हो। पहले से स्प्लाइसिंग की बात कर लें तो ये तो स्प्लाइसिंग भाई ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है, स्प्लाइसोसोम उसी में यूज होता है, तो ये भी स्प्लाइसिंग ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही होगा। एंटीसेंस नॉकडाउन हम करते हैं, ये भी जो होता है अगर आप देखेंगे तो ये भी हम मैसेंजर आरएनए को या आरएनए को ही वो उसके लिए करते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब है जब पॉलीपेप्टाइड बन जाए तो उसके बाद का प्रोसेस। आरएनए इंटरफेरेंस भी जो है हम आरएनए को टारगेट करते हैं। तो देखेंगे जो आपका अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है इज अ प्रोसेस दैट इनेबल अ मैसेंजर आरएनए टू डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएंट दैट मे हैव डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस और प्रॉपर्टीज। जिसकी वजह से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो होती है इसमें एक ही मैसेंजर आरएनए से, मतलब अगर हम उसको अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कराते हैं तो आगे की प्रोबेबिलिटी बनती है उससे अलग अलग प्रोटीन निकलेंगे, ठीक। और ये कैसे होता है? हम रीअरेंज कर देते हैं इंट्रॉन्स और एक्सॉन को। अगर हम एंटीसेंस की बात करें तो यहाँ पे जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बनता है जो कैटालिटिक डिग्रेडेशन कर देता है कॉम्प्लीमेंट्री सेलुलर आरएनएज का आरएनएज एच से, ठीक। तो ये तो अलग हुआ। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे स्प्लाइसोसोम का, तो ये एक लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है molecular machine found primarily within the nucleus of eukaryotic cell. The spliceosome is assembled from small nuclear RNAs and approximately 80 protein. The spliceosome removes intron. ये इसका भी फंक्शन मैंने आपको बताया, ये इंट्रॉन को रिमूव करता है फ्रॉम ट्रांसक्राइब्ड प्री मैसेंजर आरएनए से, जो एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। वहीं आरएनए इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच आरएनए मॉलिक्यूल्स इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसलेशन। तो ये कहाँ पे काम करता है? जीन एक्सप्रेशन जहाँ हो पे रहा है वहीं पे, या ट्रांसलेशन पे, बाय न्यूट्रलाइजिंग टारगेट मैसेंजर। तो इसका टारगेटिंग क्या है? मैसेंजर आरएनए ही टारगेट है। तो ऐसे आप देंगे इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो एक पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस हो। 47 पे आते हैं। जिब्रेलिन्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग साइंटिफिक स्टडीज ऑफ फूलिन सीडलिंग डिजीज काज्ड बाय फंगस इन द फॉलोइंग प्लांट। अब आपको पता है जो जिब्रेलिन का डिस्कवरी हुआ था, ये एक डिजीज आपने पढ़ा होगा फूलिश सीडलिंग डिजीज। वो क्यों हुआ था उसके लिए जो साइंटिस्ट ने काम किया था, तब हमें एक फंगस के बारे में पता चला था जिसकी वजह से जिब्रेलिन का डिस्कवरी हुआ। कह रहा किस प्लांट पे काम हो रहा था जो ये फूलिन सीडलिंग डिजीज का था। एक्चुअली ये जो जीएस का फंक्शन है, जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन है, ये प्लांट पैथोलॉजी फील्ड में सबसे पहले जो होता है बकैन डिजीज या फूलिश सीडलिंग डिजीज होता है राइस के प्लांट पे। राइस का प्लांट कौन सा है? ओरिजिनस सटाइवा, इसी प्लांट पे हुआ था। फ्लूलिंग सीडलिंग डिजीज में क्या होता है? इसमें स्ट्रॉन्ग इलोंगेशन हो जाता है राइस के स्टेम्स का एंड लीव्स एंड इवेंचुअली कॉजेज देम टू फॉल ओवर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस था इसकी वजह से होता है। लेटर जो होता है, लेटर work at the University of Tokyo showed that a substance produced by this fungus triggered the symptom of Fuller seedling disease and they named this substance as gibberellin। तो कौन सा प्लांट है? ओरिजिनस सटाइवा। 48 पे आते हैं। One of the primary reasons for the loss of biological activity in aquatic and marine dead zones is, कह रहा है कि जो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है एक्वेटिक या मरीन डेड जोन्स का, वो क्यों होता है? डिप्लेटेड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, डिप्लेटेड लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम डेड जोन की सबसे पहले अब बात करें तो एक्चुअली ये क्यों होता है? लो ऑक्सीजन एरियाज की वजह से होता है। वर्ल्ड के जितने भी ओशन या लेक्स हैं वहाँ पे होता है, विच काजेज these bodies of water to fail to support the marine life living there. Historically, many of these sites were naturally occurring. पहले ये naturally होता था. However, in the 1970s, oceanographers began notice increased instances and expanses of dead zone. 1970 में हमें ये पता चला कि ये भाई जो dead zones है ये बढ़ रहे हैं. These occur near inhabited coastlines where aquatic life is most concentrated. अब डेड जोन्स अकर बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. डेड जोन्स किस लिए होता है? यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है.
विच हैपन व्हेन अ बॉडी ऑफ वाटर गेट्स टू मेनी न्यूट्रिएंट, जैसे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन हो गए। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से होता है, जहाँ और जो अल्टीमेटली कॉज करता है हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट, लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। यहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ एक्चुअली रीज़न वही है न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट, लेकिन यहाँ पे दिया है डिप्लीटेड लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, तो एक्चुअली इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या कॉज करते हैं, डिप्लीटेड लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 40A का ए। 49 पे आते हैं, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आपने पढ़ा होगा वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। कह रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि यहाँ पे मूवमेंट होता है आयंस का अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो हाँ ये करेक्ट है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो आयंस का मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही होता है, पर हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द रेट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है जो रेट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का वो डिपेंड करता है कि सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कितनी है। तो ये भी सही है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे। ज़्यादा परमिएबल होगा तो रेट ज़्यादा होगा, कम परमिएबल होगा तो रेट कम होगा। सी इट डज नॉट रिक्वायर सेलुलर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी सही है। सेलुलर एनर्जी का यूज हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेलुलर एनर्जी का यूज नहीं होता है। अब हमारे पास बचा डी, इट मूव सॉल्यूट फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कहा गया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन ये गलत है। ये जो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और फिर वहां पे आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इसीलिए जो आपका डी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट होगा, और जो क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन डी ही है। ठीक, 50 पे आते हैं जो हमारा लास्ट है। यहाँ पे कह रहा है दो लिंक्ड हैं, दो लिंक्ड जीन्स हैं जो कुछ इस तरीके से उनमें डिस्टेंस है कि एक्चुअली लिंक्ड जीन्स है, उनके बीच में डिस्टेंस इतना है कि जो सेल्स मियोसिस में जा रहे हैं उनमें एक क्रॉसओवर होता है 10% में ही, ठीक है, और जो 90% सेल हैं उसमें क्रॉसओवर नहीं होता। तो मतलब केस ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कुछ सेल्स हैं जो मियोसिस में जा रहे हैं, उसमें कह रहा है दो जीन्स उनके बीच का डिस्टेंस इतना है कि जो भी सेल्स डिवीजन में पार्ट ले रहे हैं उनमें से 10% में वो वहाँ पे क्रॉसओवर होने जा रहा है, और जो 90% सेल हैं उनमें क्रॉसओवर नहीं होगा। तो ऐसे में परसेंट रिकम्बिनेशन इनके जीन के बीच में कितना है, 2, 5, 10 या 50। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सेल्स हैं वो मियोसिस में जा रही हैं। हमें ये नहीं बताया गया है यहाँ पे कि इतना इंडिविजुअल हुए हैं, 1000 इंडिविजुअल हैं उसमें से 10% क्रॉसओवर प्रोडक्ट हैं और बाकी सब नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे अंडरगोइंग मियोसिस मतलब अभी मियोसिस में जा रहा है, प्रोजनी जो है इसके आगे आएगी। तो यहाँ पे कह रहा है जो 10% हैं सेल्स वो मियोसिस में जा रहे हैं, वहाँ पे एक क्रॉसओवर होगा और 90% में क्रॉसओवर नहीं होगा। अब आप मानिए कि जैसे हमारे पास 100 सेल्स हैं और 100 सेल जो हैं वो मियोसिस में जा रही हैं, वहाँ पे 10% अगर हम निकालते हैं इसका तो 100 का 10% कितना होगा, 10 सेल्स होंगी। तो 10 सेल्स जो मियोसिस में जा रही हैं और उनमें एक क्रॉसओवर हो रहा है, और जो 90% सेल है अगर हम माने तो मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से 90 सेल वहाँ पे क्रॉसओवर नहीं हो रहा है। अब ये 100 के 100 सेल्स में मियोसिस होता है, आपको पता है मियोसिस में 4 सेल, एक सेल से 4 सेल बनता है। अब जो 10 सेल हैं जिनमें मियोसिस हो रहा है वो कितना सेल बनाएंगी, 40 सेल बनाएंगी। जहाँ पे अगर आप मियोसिस पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर होता है, जैसे आप यहाँ पे फिगर देखिए, ये देखिए यहाँ पे नो क्रॉसओवर, यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। जब क्रॉसओवर नहीं होता है तो जो 4 आपको रिजल्टली सेल मिलेंगे उनमें क्रोमोसोम में वो नॉन रिकम्बिनेंट क्रोमैटिड्स होंगे। अगर सिंगल क्रॉसओवर हो जाता है कहीं पे तो आपको यहाँ पे 2 देखिए
रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड मिलेंगे और रिजल्टिव 4 सेल में से 2 पेरेंटल होंगे, मतलब 2 नॉन रिकम्बिनेंट होंगे और 2 रिकम्बिनेंट होंगे। तो ऐसे आप अगर देखेंगे जो 10 सेल जो जा रहे हैं आपके, जो 10 सेल से 40 सेल बनेंगे, उसमें से हाफ 20 सेल में रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड होंगे, क्योंकि वहां पे जो एक क्रॉसओवर होता है वो 2 रिकम्बिनेंट बनाता है, 2 नॉन रिकम्बिनेंट बनाता है, जैसे मैंने आपको बोला। और बाकी जो 90 सेल्स हैं वो जो मियोसिस में जाएंगे, 90 का 4 गुना आप करेंगे 360 होता है, तो उनमें कोई भी क्रॉसओवर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप टोटल जोड़ेंगे 360 90 से आया और उधर 10 सेल से आया 40, तो टोटल हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, मान लीजिए वो भी किसी नॉर्मल वाले के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, तो उससे जो इंडिविजुअल होंगे टोटल 400 इंडिविजुअल बनेंगे। और 400 इंडिविजुअल में से 20 जो इंडिविजुअल होंगे उनमें रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड हमें मिलेगा। तो अगर आपको परसेंट रिकम्बिनेशन निकालना है तो करना क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं उसको आप जो जहाँ जितने आपको क्रॉसओवर मिले हैं उसको डिवाइड करिए टोटल नंबर से। तो 20 को आप 400 से डिवाइड करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, 20 को आप डिवाइड करिए 400 से तो आपका आ जाएगा 0.05। 0.05 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 5% आ जाएगा। इसका मतलब जो परसेंटेज रिकम्बिनेशन है वो कितना है, 5% है। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50 भी यहाँ पे खत्म होता है। ये पार्ट 1 था आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का 2018 का क्वेश्चन पेपर। ये पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। वेट कीजिए हमारे पार्ट 2 का यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स देंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देंगे, और उसी वीडियो के बाद में हम ये पीडीएफ जो है भी आपको दे देंगे इन सारे एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आपका चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।